सो बैरिस्टर साहब, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि ऑपोजिशन में आके बैठ जाए नवाज शरीफ एंड ही नोज नवाज शरीफ वेरी वेल। आपके ख्याल से इज दैट अ पॉसिबिलिटी? आई थिंक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है। और इसमें आपको याद होगा कि पहली जो ये इतना क्लेम करते हैं पीटीआई वाले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले कि हमारे पास ज़्यादा सीटें हैं और हम अक्सरियत में हैं, तो पीपल्स पार्टी ने तो उनको ऑफ़र किया था कि हुकूमत बना लें और हमें कोई शौक़ नहीं था हुकूमत बनाने का। बट सिंस नोबडी एल्स वाज मेकिंग द गवर्नमेंट, तो सेकंड ऑप्शन तो हम ही थे। सो वी हैड टू ऑब्वियसली पीटीआई में। इज दिस बीइंग डिस्कस्ड कि हो सकता है आप अपोजिशन में चले जाए? शहबाज शरीफ साहब मान जाएंगे इस बात पे? नहीं, देखें ये अभी कोई अंडर डिस्कशन नहीं है बात, लेकिन मौलाना साहब की बात बजा है जो उन्होंने बात की कि जो मैंडेट जिस तरह का 2/3 अक्सरियत या सिंपल मेजॉरिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब देख रहे थे, उस तरह अवाम ने नहीं दी। तो जब नहीं मिली तो ऑब्वियसली अपोजिशन में ही बैठना बनता था। लेकिन ऑब्वियसली अलायंस पार्टनर के साथ मिलके जब जो जमात अक्सरियत में है वो हुकूमत बनाना ही नहीं चाहती, तो फिर हुकूमत तो बनाई हमने अपने इत्तेहादियों के साथ। राइट। सो डॉक्टर मायूक, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कल मौलाना फजल रहमान ने की। अभी बैरिस्टर साहब का भी आपने ओपिनियन सुन लिया। पीटीआई क्या रेडी होगी अगर इस किस्म की ऑफर आती है कि आप गवर्नमेंट बना लें? पहले भी आई थी ऑफर। देखिए, इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें ऑफर दिया था। प्रॉब्लम इस चीज़ का नहीं है कि हमें ऑफर दिया था या नहीं दिया था, या हमें होना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी बात यह है, मेरे और आपके दरमियान में एक तनाज़ा है। मैं कहता हूं कि जो आपके पास जो चीज़ें पड़ी हुई है वो मेरी है, वो आपको या आपने खुद चुराई है या आपको किसी ने चुरा कर दे दी है, ये मेरी है। और मैंने आपको उसके शवाहिद भी बता दिए कि यार देखो, ये इसके अंदर ये है, ये इसके है, वो सारी चीज़ें जो बता सकती हैं कि मैं इसका ओनर हूँ, राइटफुल ओनर हूँ। तो अब अगर आप मुझे कहें कि नहीं ये चीज़ें मेरी हैं, आओ इसमें डिवाइड कर लेते हैं, चलो 2 तुम रख लो, 6 मैं रख लूँगी, तो मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूँगा जब तक मुझे वो चीज़ें वापस मिल नहीं जाती। क्योंकि अगर मैं उनको आपके पास रहते हुए आ जाता हूं तो दैट्स लाइक एन एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि यार ये चीज़ें आपकी थी, मेरी है ही नहीं। तो आप उस पॉइंट को लीगली देखें तो अगर ये समझते हैं, और जो बेसिकली जो मौलाना साहब इनको कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यार आपके पास तो मैंडेट था ही नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार आपके पास टोटल 17 सीटें थी, और वो जो कमिश्नर साहब ने जो कहा था वो उस लिहाज से तो आपका ये नॉर्थ में अटक से लेके तो उधर तक जेलम अभी वो सारी सीटें तो आपको नहीं मिल रही। रिजर्व सीट्स का मामला अभी हम कह सकते हैं कि बट इट हैज टू बी डिसाइडेड। बट आपको अलायंस में तो जाना पड़ेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। नहीं, हमारा ख्याल यह है हम बगैर अलायंस के हमारी एक्चुअली बहुत मेजॉरिटी बनती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला जब ये 3 सीटों की बारी आएगी तो देखते जाएंगे, ये बारिश के वो खतरे हैं जिसके बाद ये कच्ची मिट्टी तो महकेगी, ये मिट्टी की मजबूरी। ठीक है, आपने तो अभी ये चल पड़ेंगे, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, असल बात तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है फिर सिस्टम के ऊपर? फाइनली आई एम हैप्पी टू नो दैट। हमें सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसकी एक वजह ये है, तो फिर मिट्टी कैसे महकेगी सर जब सिस्टम ही नहीं ठीक? देखिए, सिस्टम के अंदर जहां गुल है, जहां गुल है वहां खार भी है। क्वेश्चन इज गुल या खार? शेर मरवत साहब क्या है, वो गुल है या खार है पीटीआई में? देखिए, मरवत साहब को मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूरत थी एक ऐसे शख्स की जो उनको जगाए, बाहर निकाले, तो मरवत साहब ने अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। दैट्स वन थिंग गोज टू हिज क्रेडिट। अब उसके बाद बात आ जाती है इख्तिलाफात की। देखिए, मेरे और बैरिस्टर साहब के दरमियान में कोई इख्तिलाफात नहीं है। मुझे पता है वो पीएमएलएन के, उनको पता है कि मैं इधर हूं, ठीक है, पीपल्स पार्टी में, तो हमने तो आपस में कॉन्टेस्ट करना ही करना है। लेकिन बैरिस्टर साहब की टांग खींचने वाले या बैरिस्टर साहब के साथ कंपीट करने पीएमएल के अंदर ज्यादा लोग हैं जिससे इनको पता नहीं होता कौन इनके खिलाफ है कौन इनके साथ है, तो वहां इनको ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पोजीशंस के लेने के लिए अल्लाह माफी दे लोग पता नहीं क्या कुछ नहीं करते, और ये हर पार्टी में होता है। जैसे अभी शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब टांगे खींच रहे हैं मरवत साहब की, या मरवत साहब टांगे खींच रहे हैं उनकी। ये देखिए, मैं बता रहा हूँ जनरली होता है, लेकिन वहां पे ऑब्वियसली उन लोगों के दरमियान में एक डिसएग्रीमेंट है। अब अनफॉर्चुनेटली वो डिसएग्रीमेंट सबके सामने बयान हो रहा है, एक और दूसरा कर रहा है। मेरे लिहाज से अफजल
ये होता कि ये लोग बजाय उसको करने के सारे बैठ के वहां बैठ के इसको रिजॉल्व करें, ना कि पब्लिकली आगे करें। ये बात ठीक है, लेकिन आपकी सीट खतरे में है। नहीं, मेरी सीट क्यों खतरे में? अच्छा, उन्होंने कहा कि अभी तो सारी सीटें जो है वो खतरे में। नहीं, इस्लामाबाद की जब जिस हद तक उन्होंने बात की कि 20 मई को अभी नोटिस जारी हुए हैं, तमाम रिस्पोंडेंट्स को कहा गया है इन 3 हलकों के ऊपर, इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं उस पर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं और उन्होंने इस पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई किया इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स एंड दिस इज़ अ लीगल प्रोसेस, दिस कैन टेक अप टू many months or many days and also rightly so, because thing is कि 4.5 साल एक स्टे ऑर्डर के पीछे भी तो कासिम सूरी साहब बैठे रहे ना। तो वैसे निज़ाम को बेहतर करने के लिए हम तो यही कहते हैं कि आए लीगल रिफॉर्म से बात करें, इस पर कोई बेहतरी लानी है इसमें बात, लेकिन ये किसी सियासी जमात से बात करना ही नहीं चाहते। ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, और वो भी जवाब ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आ गया कि अगर बात करनी है तो आप सियासी जमातों ने मिलकर बात करनी है और बैठना है कि हमें इसमें प्लीज़ काइंडली ना लेके आएँ। और दूसरी बात, जिस तरह उन्होंने की, बिल्कुल दुरुस्त बात की, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होती हैं, लेग पुलिंग होती है। मैंने एक शो में पेशन गोई की थी कि शेर अफजल मरवत साहब को इनकी अपनी ही पार्टी अपने हाथों से निकालेगी, और वो पेशन गोई सच साबित हो रही है। अच्छा, ये आज से तकरीबन, नहीं मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ना वाडवा साहब या शेख रशीद साहब उनकी तरह नजूमी नहीं हूँ, लेकिन नजर आ रहा था। एंड आई थिंक जो डॉक्टर साहब ने बात की, पर ये ज़रूर देखें कि ये कौन लोग हैं। शेर अफजल मरवत साहब फिर तो ये आज एतराफ़ कर रहे हैं ना इस बात का, डॉक्टर साहब, कि हमारी पार्टी में लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और जब उनकी ज़रूरत नहीं रहती तो उनको बाहर फेंक दिया जाता है। तो शेर अफजल मरवत के साथ यही किया इन्होंने। शाइख खान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, ज़ुबैर साहब, वो ज़रूरत के वक्त के साथ ही नहीं थे। नहीं, वो तो हमने तो देखिए, मियाँ साहब ने अपने मनसब पे उनको बिठाया, उसके बाद मरियम बीबी उनके घर तक गई। जब अब ये उसके बाद भी अगर वो नहीं माने तो देयर ऑब्वियसली सर्टेन लिमिटेशंस फिर होती है ना। कोशिश तो हमारी तरफ से पूरी की। डार साहब के लिए साइड पे कर दिया और उठाकर उनसे कहा कि आप डार साहब तो नहीं बने ना फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो किसी और वजह से नहीं बने। सो बैरिस्टर साहब, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि ऑपोजिशन में आके बैठ जाए नवाज शरीफ, एंड ही नोज नवाज शरीफ वेरी वेल। आपके ख्याल से इज दैट अ पॉसिबिलिटी? आई थिंक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है, और इसमें आपको याद होगा कि पहली जो ये इतना क्लेम करते हैं PTI वाले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले कि हमारे पास ज़्यादा सीटें हैं और हम अक्सरियत में हैं, तो पीपल्स पार्टी ने तो उनको ऑफ़र किया था कि हुकूमत बना लें, और हमें कोई शौक़ नहीं था हुकूमत बनाने का, बट सिंस नोबडी एल्स वाज मेकिंग द गवर्नमेंट, तो सेकंड ऑप्शन तो हम ही थे, सो वी हैड टू ऑब्वियसली PTI में। इज दिस बीइंग डिस्कस्ड कि हो सकता है आप अपोजिशन में चले जाए? शहबाज शरीफ साहब मान जाएंगे इस बात पे? नहीं, देखें, ये अभी कोई अंडर डिस्कशन नहीं है बात, लेकिन मौलाना साहब की बात बजा है जो उन्होंने बात की कि जो मैंडेट जिस तरह का 2/3 अक्सरियत या सिंपल मेजॉरिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब देख रहे थे, उस तरह अवाम ने नहीं दी। तो जब नहीं मिली तो ऑब्वियसली अपोजिशन में ही बैठना बनता था, लेकिन ऑब्वियसली अलायंस पार्टनर के साथ मिलके जब जो जमात अक्सरियत में है वो हुकूमत बनाना ही नहीं चाहती, तो फिर हुकूमत तो बनाई हमने अपने इत्तेहादियों के साथ।